नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। साल में कुछ दिन यमुना जब अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है तो हम त्राही त्राही कर रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश के बाद यमुना में बाढ़ आ गई। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ना पड़ा है, जो कि मजबूरी होती, आप पानी को स्टोर नहीं कर सकते। और जैसे ही पानी छोड़ा तो करीब 40 से 45 घंटे के अंदर वो पानी दिल्ली में आ गया। दिल्ली में यमुना का जो स्तर है वो बढ़ गया और वो खतरे का स्तर है वो 45 साल का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया। 205 के आसपास होता है, वो लगभग 208.6 पहुंच गया। यमुना ने पुराना रिकॉर्ड रात 1 बजे ही तोड़ दिया था और गुरुवार सुबह यमुना 208.6 मीटर पर पहुंच गई। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, खतरे का मार्क जो होता है यमुना का, दिल्ली में उसको 205.33 माना जाता है, यानी कि इसके ऊपर मतलब खतरा, और वो अभी 208.6 पर है और वहीं बनी हुई है फिलहाल। चेतावनी का स्तर 204.5 होता है, यानी पानी के इतना पहुंचते ही आसपास के इलाके के लोगों को चेतावनी दे दी जाती है कि हट जाओ, नहीं तो पानी चला आएगा। और इन तस्वीरों में बिल्कुल वही दिखा। पानी बढ़ने के चलते यमुना के फ्लड प्लेन और उसके आसपास बने रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। सिविल लाइंस, राजघाट रोड, कश्मीरी गेट, मोनेस्ट्री मार्केट, वजीराबाद, यमुना बाजार, गांधीनगर, गढ़ी मांडू गांव, लाल किले के पीछे यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन, इन सब जगहों पर यमुना का पानी पहुंच गया है, जिससे यहां लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। मजनू के टीले से आईएसबीटी कश्मीरी गेट जाने वाला रास्ता बंद है क्योंकि रिंग रोड पानी में डूब गई। निगम बोध शमशान घाट में पानी भरने से उसे बंद कर दिया गया है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर तक पानी पहुंच गया। दिल्ली के सभी स्कूल कॉलेज रविवार तक बंद कर दिए गए। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीएमए ने कश्मीरी गेट के आसपास की सभी दुकानों को रविवार तक बंद करने का फैसला लिया। जरूरी सेवाओं को छोड़ करके दिल्ली की सीमाओं से अन्य भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। अंतर्राज्यीय बसें जो आईएसबीटी कश्मीरी गेट से चलती हैं और वहां से सिंगू बॉर्डर पार करती हैं, उन पर भी रोक लगा दी गई। उत्तर रेलवे की करीब 340 ट्रेनें रुक जाएंगी। यमुना में बढ़ते जल स्तर के चलते उत्तर रेलवे ने करीब 340 ट्रेनें उनकी प्रभावित हुई। और ये सब पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली मिला करके जो ट्रेनें जाती हैं। बीते 5 दिनों में 140 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। एनडीआरएफ की 16 टीमों को राहत और बचाव कार्य में तैनात किया गया है। और अब आपको ये दिखाते हैं, विस्तार से दिखाते हैं, जानकारी हमने दे दी, लेकिन आइए विस्तार से आपको दिखाते हैं उन जगहों का हाल जहां यमुना का पानी सबसे ज्यादा घुस गया है। सबसे पहले हमारे सहयोगी परिमल कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त हम यमुना बाजार में हैं और यमुना बाजार में जहां पे आप आराम से जा सकते थे, वहां पर आप देखिए ये पानी है। ये किसी नदी में नहीं है, हम यमुना बाजार के इलाके में हैं, जो कश्मीरी गेट के पास का वो इलाका है जहां पे हमने देखा कि कैसे लोग घर की छतों पे थे और वहां से हमने उस गलियों में भी कदम रखा था। और अब ये पूरा इलाका जो है ये सड़क है और सड़क पे आप देखिए यमुना बाजार के इलाके में किस तरीके से पानी है। इसमें लोग आपको जो नज़र आ रहे होंगे वो बिल्कुल डूबे हुए नज़र आ रहे होंगे और ख़ासतौर पे वही लोग हैं जिनको तैरना आता है। और यमुना बाजार में एनडीआरएफ की टीम के ज़रिए जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर भी टीम लगी हुई है। तो वहाँ देखिए आप नीचे कुछ लोग जो हैं वो अंदर अपने घरों में हैं यहाँ पर, और वो इस तरीके के हालात जो हैं फिलहाल यमुना बाजार के हैं। और यहाँ पर इन लोगों को अभी लाया जाएगा और उसके बाद जो है और लाइव जैकेट के जरिए पहन के वो आ जाएंगे और आने के बाद जो है इनको बचाया जा सके तो बचाने की कोशिश और कवायद इसी तरीके से एनडीआरएफ वो कर रही है। 12 टीमें लगी हुई हैं, हर टीम में 47 मेंबर होते हैं। तो आप देखिए कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन यमुना बाज़ार की जो स्थिति है, यमुना बाज़ार में रेस्क्यू किया जा रहा है और ये रेस्क्यू जो है वो किस तरीके से करते हैं वो भी आप देखिए कि रेस्क्यू करना भी कैसे किया जाता है। वो देखिए आप, वो पहन के लाइफ जैकेट पहन के ये वापस इस बोट में अब जो है वो दाखिल हो जाएंगे और साथ में एक रस्सी फेंकी जाएगी जिनको जो है और
वो लोग जो है अब यहाँ पर बचाए जा रहे हैं यमुना बाजार इलाके में। और इसी तरीके से हर जगह से कोशिश और कवायद जो है वो चल रही है। और ये बलून है और इसको पकड़ के इन दोनों लोगों को यमुना बाजार में रेस्क्यू किया जा रहा है। ये यमुना बाजार वही है जहाँ पे हमने देखा था कि कैसे जो है वो लोग जो हैं वो यहाँ पर घरों में थे और हम अंदर दाखिल होकर भी चीज़ों कर रहे थे, लेकिन एनडीआरएफ की टीम जो है वो रेस्क्यू को अंजाम देने में यहाँ पर फ़िलहाल जो चल रही है। और यहाँ पे अपने आप में एक एक ज़िंदगी जो है वो कीमती है और उसी कीमत को पहचानते हुए सीधे तौर पे एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है और यहाँ पर रेस्क्यू जो है वो लोगों को बचाया जा रहा है, लोगों को निकालने का काम जो है वो चल रहा है। और अब देखिए यहाँ पर ऊपर में भी जो छत पे थे इनको यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। ये पानी अचानक बढ़ गया सुबह? बिल्कुल अचानक बढ़ गया रात से 3 बजे रात से। आप पहले नहीं निकलना सोच रहे थे? नहीं निकलना सोच रहे थे लेकिन कोई यहाँ पे था नहीं यहाँ पे, तो अभी निकले हैं। आपको दिखाई दिए तो अच्छा लोग यहाँ पर दिख नहीं रहे। फिलहाल ये दिल्ली की हालत है और इस वक्त हम लाल किला के पास मौजूद हैं। लाल किला का जो पिछला हिस्सा है, जो राजघाट की तरफ वाला हिस्सा है, वहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए कि किस कदर पानी का बहाव है, जहाँ पर मुश्किलों का सामना, लोगों के सामने मुसीबत और मुश्किलें हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ने की जब हम कोशिश कर रहे हैं तो किस तरीके से पानी का तेज़ बहाव है जो रोक रहा है। और ये आप समझिए कि रिंग रोड की ये स्थिति है, यानी दिल्ली के कुछ इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। और फिलहाल पहले तक हम ये कह रहे थे कि यमुना के आसपास के इलाके रिवर बेड में ये हालत है, लेकिन अब ये स्थिति आप समझ लीजिए कि कहाँ पर लाल किले के आसपास ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं लोग हैं जो निकल रहे हैं बाइक के ज़रिए, वो भी आप समझिए। पानी का बहुत तेज़ बहाव, तेज़ करंट, और फिलहाल ये रुकने जैसी हालत नहीं है पानी की। ये चंदगीराम अखाड़ा के पास में है और यहाँ पर देखिए कि नाव चलनी शुरू हो गई है। ये छोटा सा रास्ता है जो आगे जाकर यमुना है और हमने 3 दिनों से देखा कि पानी किस कदर नीचे की तरफ थी और धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। और यहाँ पर इस रास्ते पे जिसमें आराम से गाड़ियां गुजरती थी, फिलहाल जो है ये नाव चल रहा है, ये बोट चल रही है। ये रास्ता जो जाता है वो सीएम आवास की तरफ जाता है। सीएम आवास की दूरी यहाँ से महज 500 मीटर दूर होगी। यही रास्ता विश्वविद्यालय जाता है। इसी रास्ते पे सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर है और यहाँ पर किस तरीके से गाड़ियाँ जलमग्न है वो देखिए। आप समझ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिंग रोड पे किस तरीके के हालात हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं वो डूबी पड़ी हैं। निगमबोध घाट पर लोगों की परेशानी किस कदर बढ़ी हुई है वो समझने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं। आप अभी अंदर गए थे, किसी का अंतिम संस्कार हुआ तो वो फूल उठाने गए थे जी। जब गए थे तब पेट तक पानी था, जब वापसी आए तो छाती तक हो गया। अब तो ऊपर हो गया होगा, सर से ऊपर पानी। और कितने बजे के आए हुए हैं? मैं तो पूरी रात ही यहीं हूँ। यहाँ पर नाइट में ड्यूटी जी बता मैं पंडित हूँ। आप पंडित हैं? ये तो फिलहाल बंद कर दिया गया है। हाँ, ये बंद कर दिया गया है क्योंकि पानी इस कदर बढ़ रहा है, बिल्कुल झरना सा बह रहा है। क्योंकि जो हमने कट्टे वगैरह लगाए थे वो सब टूट चुके हैं। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से। कुछ लोगों की और भी परेशानी है जो लोग यहाँ पे आए। आप कितने बजे से आए हुए हैं जो फूल चुगने आए थे? हम 7:30 बजे के आए हुए जी। अस्थियाँ फूल चुगने आए थे अपने, मतलब लेने अपने भाई के, तो उसके कारण पानी के कारण अंदर ही नहीं जाने दे रही है हमें। मतलब किसी अपने का अंतिम संस्कार जो हुआ था उसके बाद आप अस्थियां लेने आए हो? अस्थियाँ लेने आए हैं। आज का टाइम था। अब पंडित जी भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो सारे में जल प्रवाह हो रहा है, बिल्कुल जल ही जल दिख रहा है बस। इस वक्त हम ISBT कश्मीरी गेट में हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में बस अड्डा कहते हैं। जी हाँ, महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा कश्मीरी गेट। और यहाँ की स्थिति आप समझ सकते हैं कि बसें यहाँ से नदारद हैं क्योंकि पानी ने डेरा डाल दिया है और हज़ारों यात्रियों की तकलीफ़ें बढ़ गई हैं। रोज़ाना ये आंकड़े बताते हैं कि यहाँ से 3000 बसें आती या जाती हैं अलग अलग जगहों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए। और ये तमाम टिकट काउंटर्स हैं जो आपको खाली दिखेंगे, वीरान दिखेंगे। अब यहाँ पर कोई यहाँ पर स्टाफ मौजूद नहीं है, रहने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि जब पानी है यहाँ पर और सड़कों पर पानी है तो बस फिर निकल नहीं सकती, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती। यही नहीं, ये जो ग्राउंड फ्लोर का इलाका है इसमें दुकानें भी खाली करवाई गई हैं। जो भी दुकानें हैं उनके सामान को फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट करवाया गया है और वो तमाम सामान जो है फर्स्ट फ्लोर पे है। काउंटर तमाम बंद हैं, बसें यहाँ पर हैं नहीं। अलग अलग राज्यों के लिए बसें यहाँ से जाती है, लेकिन फ़िलहाल किस कदर पानी है वो पानी आप समझ सकते हैं कि ये पानी है जो बस अड्डे में फ़िलहाल दाखिल है। और ये स्थिति सिर्फ बस अड्डे की नहीं है,
रिंग रोड की बात करें तो रिंग रोड पे जगह जगह पे पानी है और पूरा क्योस है, अव्यवस्था है, जहां से आप गुजर नहीं सकते, निकल नहीं सकते। और ये बाढ़, फिलहाल बाढ़ की चपेट में दिल्ली के कुछ इलाके हैं, उसमें से अंतर्राज्यीय बस अड्डा भी शामिल है। आपको कहाँ के लिए बस पकड़ना था सर? मुझे देहरादून के लिए, मैंने वॉल्वो बुक किया है देहरादून के लिए, और कोई फ़ोन नंबर वगैरह कुछ दिया नहीं उन्होंने। अब तो बंद ही है पूरा कश्मीरी। बंद है तो एटलीस्ट उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट को अपना फ़ोन नंबर दे देना चाहिए था कम से कम, ताकि परेशानी से बचते। और भी लोग हैं। आपको कहाँ जाना था? हरिद्वार। अच्छा, बुकिंग की हुई थी या सीधा बस? नहीं, यहाँ से सीधा बस में ही अब पानी भरा हुआ, क्या करें। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में जो बाढ़ आई है। अब देखिए ऐसा है, अधिकतर इंसानी बसावटें जो हैं वो नदी के किनारे होती है और किनारे के इलाकों में होती हैं। यमुना किनारे भी इसी तरीके से बहुत सारे इलाके हैं। लेकिन बीते 50 साल से 100 साल में ये प्रक्रिया और तेज हुई और इस दौरान नदी के इस्तेमाल से हम तो अपना कथित विकास करते रहे, लेकिन साथ ही साथ नदी का विनाश भी करते रहे। ये कैसे समझा जाए इसको? अब ये एक बातें आप हमेशा सुनते होंगे, लोग बताते हैं कि जब आप नदी के रास्ते में आ जाएंगे तो ये होगा वो होगा, लेकिन बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पिछले 500 साल का दिल्ली का इतिहास यमुना के दृष्टिकोण से अब आपको समझाएंगे मेरे सहयोगी सुशील बहुगुणा जी। सुशील, शुक्रिया संकेत। हम लगातार बात कर रहे हैं कि यमुना ने जिस तरह का रौद्र रूप लिया है, विकराल रूप लिया है, वो आखिर क्यों ऐसा है? क्या यमुना अभी ऐसी हुई या यमुना हमेशा से इस तरह की थी? इसको देखना है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि यमुना के किनारे किस तरह से निर्माण बीते 500 साल में बढ़े हैं। तो हम पीछे 500 साल से चल रहे हैं, जब यमुना के किनारे ज़्यादा जो है ये निर्माण होना शुरू हुआ है। तो आप अगर 500 साल पहले देखेंगे, जब यमुना के किनारे जो है सबसे पहले मुग़ल काल में लाल किला बना, शाहजहानाबाद बसा, उस समय जो है किस तरह से यहाँ पर निर्माण शुरू हुआ। तो यमुना के जो किनारे हैं, ये इसमें सबसे पहले हम इस मैप के ज़रिए आपको दिखा रहे हैं। 1 नंबर से जो हम आपको एक शेडेड एरिया दिखा रहे हैं, ये वो इलाका है जो लगभग 500 साल पहले बसा। 17वीं शताब्दी में मुग़ल दौर, शाहजहानाबाद और लाल किला का निर्माण यहाँ पर उस समय हुआ। तो पहले से यमुना के किनारे काफ़ी बसावट थी, थोड़ी बहुत लेकिन बड़ा निर्माण तब होना शुरू हुआ। इसके बाद 1890 के आसपास जो है सिविल लाइंस बनाया अंग्रेज़ों ने, और उस समय फिर यमुना के किनारे बड़ा निर्माण हुआ और एक तरह से पक्का निर्माण होना शुरू हुआ। तो ये यमुना के किनारे पक्के निर्माण की शुरुआत थी, लेकिन तब भी यमुना काफ़ी ठीक थी, काफ़ी उसके लिए जगह थी, फ्लड प्लेन जो है उस पर कब्जा नहीं था। इसके बाद आगे जब पिछले कुछ साल की बात करें तो 100 साल के अंदर 1921 में अंग्रेज़ों ने जब नई दिल्ली का निर्माण किया पूरा का पूरा, जिसको हम NDMC एरिया बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी पुरानी संसद भवन जो है, जो अभी तक रही है वो है, राष्ट्रपति भवन है, और तमाम जो पूरा NDMC का एरिया है वहाँ पर पक्का निर्माण हुआ। ये यमुना के किनारे का इलाका था, हालांकि यमुना से पीछे की तरफ दूर होते हुए, लेकिन ये पक्का निर्माण था। लेकिन इसके बावजूद इसमें काफ़ी ध्यान रखा गया पर्यावरण का। इसके बाद जब फिर अंधाधुंध निर्माण होना शुरू हुआ, तो आप देखिए कि इसके बाद किस तरीके से यमुना के दोनों फ्लैंक्स पर, दोनों फ्लड प्लेन्स के दोनों तरफ जो है वो बड़ा निर्माण हुआ। ये 3 नंबर की फिगर है। इसके बाद अगली आप देखेंगे 4 नंबर, 5 नंबर की फिगर। ये बाढ़ रोकने के लिए बड़े पुश्ते बनने शुरू हुए इसके बाद, ताकि जो यमुना में बाढ़ आ रही है वो आसपास के इलाकों को न डुबाए। तो ये पुश्ते बनाने शुरू हुए और यमुना के फ्लड प्लेन को एक तरह से संकुचित करने की कोशिश हुई, जबकि यमुना का विस्तार काफ़ी ज़्यादा था। फिर इसके बाद जो है यमुना के वजीराबाद, ओखला और बैराज बनाए गए। दिल्ली में ऊपर आप देखेंगे वहाँ वजीराबाद बैराज है 5 नंबर पे, और नीचे जहाँ पर ये ब्लिंक हो रहा है रेड, ये ओखला बैराज है। बैराज इसलिए बनाए गए ताकि यमुना का पानी जो है वो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको एक तरह से नियंत्रित किया जा सके। दिल्ली में बाढ़ अगर आए तो बैराज से पानी कुछ देर तक रोका जा सके, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक आप नहीं रोक सकते। और बैराज रोकने का बैराज बनाने का एक मकसद ये भी था कि पानी को स्टोर भी किया जा सके दिल्ली के लिए। इसके बाद फिर अंधाधुंध निर्माण होना जब शुरू हुआ तो फिर क्या हुआ, लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली में सीवेज के लिए जो है नाले, नहर भी बनने शुरू हुए यमुना के आसपास के इलाकों में, जिससे कि पानी यमुना में जाता था। सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ यमुना के उसमें हुई है वो हुई है उसके आसपास दोनों फ्लैंक्स पर बहुत ज़्यादा निर्माण, जो आप देखेंगे नोएडा के तौर पर हुआ, या इस तरफ आप देखेंगे थोड़ा सा जो अंग्रेज़ों की बसाई दिल्ली है उसके नीचे हुआ, ओखला की तरफ हुआ।
तो यमुना के दोनों ओर ये जो निर्माण होना शुरू हुआ, इस निर्माण ने यमुना को बहुत ज़्यादा संकुचित कर दिया और ये बहुत पक्का निर्माण था जो बीते 50 साल के अंदर हुआ है। तो यमुना आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से घोंट दी गई, पूरी तरह से दबा दी गई दोनों तरफ से। इस दौरान जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगे यमुना में, फिर ओखला का इलाका जो है वो भी बसा, यहाँ भी बस्तियाँ बसनी शुरू हुई। तो इस तरह से यमुना को दिल्ली के अंदर जो 22 किलोमीटर का इलाका है, आप ऊपर वजीराबाद से देखेंगे, नीचे ओखला बैराज तक 22 किलोमीटर लंबी बहती है नदी, दोनों तरफ से निर्माण हो गया और इस निर्माण ने एक तरह से यमुना को बहुत ही ज़्यादा दोनों तरफ नैरो से दबोच दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, दबोच दिया। और इस निर्माण के ऊपर भी कुछ थमा नहीं, लगातार कंक्रीटाइजेशन होता रहा, लगातार कंक्रीट बिछता रहा, सड़कें बनती रही दोनों तरफ। तो यमुना जो अपने फ्लड प्लेन में फैल कर बहती थी, उसके लिए जगह कम पड़ गई। और अब जब यमुना ने अपना वही इलाका रिक्लेम करना शुरू किया तो हम कह रहे हैं कि हमारे घरों में बाढ़ आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ये देख रहे हैं छोटा सा ये मेट्रो स्टेशन भी बन रही है और सब कुछ बन रहा है, विकास के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन ये सब फ्लड प्लेन्स पर है, यानी कि यमुना की ही जमीन पर है। तो जब बारिश आएगी, यमुना में जलस्तर बढ़ेगा, तो वो उसी फ्लड प्लेन्स पर ही चलेगी वो नदी। ये उसने प्राकृतिक रूप से अपना रास्ता बनाया है नदी ने। और फिर एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें हम कहेंगे कि पानी हमारे घर के अंदर घुस आया। दरअसल वो पानी आपके घर के अंदर नहीं घुसा है, आपका घर यमुना के अंदर घुसा था। सीधा सीधा एक प्रदर्शन के माध्यम से मुझे लगता है सुशील जी यही बताना चाहते हैं। हमने यमुना के आसपास इतना निर्माण कर दिया है कि कुछ जगहों पर यमुना का विस्तार महज 500 मीटर तक रह जाता है। जैसे शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास करीब 560 मीटर और यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास करीब 570 मीटर। यमुना को लेकर हम कुछ और बात भी करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने दिल्ली के किन बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज दौरा किया। शरद शर्मा की भी ये रिपोर्ट देखते हैं। मैं रिंग रोड पर सिविल लाइंस के बिल्कुल मुहाने पर हूं। मेरे पीछे जो है रिंग रोड निकल रही है और ये दिल्ली सरकार का अस्पताल है सुश्रुत ट्रॉमा। पानी इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब ये जो सुश्रुत ट्रॉमा है, इसके गेट पर ये पानी जो है, ये देखिए ये आ गया है। और अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से सुश्रुत ट्रॉमा जो कि अस्पताल है, ट्रॉमा सेंटर है, इसमें पानी को घुसने से रोका जाए। इसके लिए ये जो है ये सीमेंट के और रोड़ी के कट्टे हैं, लगाए गए हैं। घुटने तक यहाँ पानी है। ये देखिए कुछ इस तरह से कोशिश की जा रही है। हालांकि कोशिश कितनी कामयाब हो पाएगी, अभी तक तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितनी कामयाब हो पाएगी इसके बावजूद भी पानी अंदर जो है जा रहा है। बताया यह गया है कि करीब 40 पेशेंट यहाँ पर एडमिट हैं और क्योंकि अब यहाँ पानी भर रहा है, ये खतरा है यहाँ पर पेशेंट्स को, तो उनको भी जो अब है लोकनायक अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। 40 में से 3 पेशेंट जो हैं वो क्रिटिकल स्टेज में है, वेंटिलेटर पर हैं, तो उनको सबसे पहले शिफ्ट करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। क्या नाम है जी आपका? अशोक। कौन एडमिट है आपका? मेरा भतीजा। तो क्या अभी बताया, अभी तो पानी आ रहा है, कुछ बताया शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से? करेंगे, शिफ्ट करने के बताया गया है। हाँ। तो क्या हो गया था, भतीजा एडमिट है? हाँ। क्या चोट लग गई? चोट लग गई। अच्छा ठीक, तो शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ से। हाँ ठीक है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद शाहबाज है। आपका कौन एडमिट है यहाँ पर? दादर भाई एडमिट। भाई एडमिट है जी। तो पानी आ गया है, तो कुछ बताया गया है? इसमें सिचुएशन बताई गई है कि जी ये यहाँ से लेकर अब अपनी एम्बुलेंस के द्वारा ये लोकनायक हॉस्पिटल लेके जाएंगे। अच्छा। हाँ, आईसीयू में है वो। अच्छा, आईसीयू में एडमिट है। आईसीयू के समय पहले पेशेंट लेके जाएंगे वो। अच्छा। ये देखिए ये अस्पताल है, पेशेंट आए हुए हैं यहाँ पर। और जिस जगह पे मैं हूँ, यहाँ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर लगभग 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ तक जो है पानी आ चुका है। तो आपने देखा, ये है शरद शर्मा की रिपोर्ट जो कि बता रहा है कि अस्पतालों में भी पानी घुस गया है, सब जगहों पर पानी घुस गया है। लेकिन आइए फिर से बात करते हैं जो अभी सुशील जी बता रहे थे, नदी का गला घोंटने का प्रयास। तो पिछले इतने सालों में हमने अपने विकास के लिए नदी का गला कहां कहां घोटा है और उसकी वजह से उसका असर क्या पड़ रहा है।
सुशील। संकेत, यमुना का या किसी भी नदी का जो बाढ़ का मैदान होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है और पीछे से जो है अगर आप देखेंगे इतिहास में तो नदी उस इलाके में कभी ना कभी साल में बहती है, ख़ासतौर पर जब बरसात होती है। और ये जो बाढ़ का मैदान होता है ये हमेशा पानी के नीचे नहीं रहता, ये एक तरह से रिवर बेड यानी नदी तल का एक विस्तार होता है और नदी का ही हिस्सा माना जाता है और इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव इलाका होता है। और इसका सबसे ख़ास काम होता है नदी के आसपास पानी को ज़मीन के अंदर रिचार्ज करना। और इसमें छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ भी होती हैं, वेटलैंड्स होते हैं। हमने लेकिन धीरे धीरे अंधाधुंध निर्माण से इन्हें लगभग ख़त्म कर दिया है। दिल्ली में यमुना के साथ भी यही हुआ है। हम आपको बताते हैं दिल्ली में कहाँ कहाँ यमुना पर बड़े अवरोध हैं। अभी हमने बताया था किस तरह यमुना के किनारे जो है ज़बरदस्त निर्माण हुआ और इतना कंक्रीट, ईंट कंक्रीट हमने बिछा दिया कि पानी उसमें जो है वो अब उसके लिए जगह बहुत कम बची है। यमुना को अगर हम देखें लगभग 22 किलोमीटर दो बैराजों के बीच में होती है, वजीराबाद बैराज और ओखला बैराज, इन दोनों के बीच में 22 किलोमीटर का इलाका है। इसके बीच में अगर आप देखें कई जगहों पर यमुना इतनी संकुचित हमने कर दी अपने निर्माण से कि लगता है जैसे नदी का गला हमने घोंट दिया है। अब आप सबसे पहले देखेंगे वजीराबाद बैराज के पास आप अगर नदी को देखेंगे तो बहुत पतली हो जाती है यहाँ पर, यानी नदी का पूरा विस्तार यहाँ दिखता ही नहीं, बहुत पतला हो जाता है यहाँ पर बैराज में। फिर उसके बाद आप आएंगे शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास, यहाँ देखिए ये लगभग आधा किलोमीटर रह जाता है नदी का विस्तार। आपने एक चौड़ी नदी को इतना संकुचित कर दिया है और जब बरसात आएगी तो वो अपने पूरे विस्तार में बहेगी। फिर इसके बाद आप देखेंगे ITO बैराज के आगे यहाँ पर यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन है, यहाँ भी बहुत कम लगभग आधा किलोमीटर के आसपास यमुना, बस इतना ही विस्तार उसका रह गया है। फिर उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर कॉमनवेल्थ खेलगांव, कॉमनवेल्थ खेलगांव के पास भी आपने इसी तरह से यमुना को संकुचित कर दिया। और ये वो सब चीज़ें हैं, चाहे यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन हो, शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन हो, कॉमनवेल्थ खेलगांव हो, ये सारी की सारी वो जगह हैं जो हमने बनाई हैं बीते 10-20 साल के अंदर और ये सारी की सारी यमुना के बाढ़ क्षेत्र में है, यानी यमुना के फ्लड प्लेन पर। ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है जिसको मिलकर सरकारें और हम जनता सब करते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे ओखला बैराज, यहाँ भी यमुना बहुत ही संकुचित है। तो जब आप यमुना का गला इतनी जगह घोंट देंगे, बॉटल नेक करेंगे, तो यमुना जब ऊपर से भारी पानी लेकर आएगी तो कहाँ जाएगी? आपके और हमारे घर पर ही आएगी। और उसके बाद हम इस तरह से रोते हैं कि हमारे घर पर यमुना जो है बह रही है और हमारा ये संकट एक तरह से हमारे ऊपर आ गया। हमने यमुना को जिस संकट में डाला हम उसकी बात कर ही नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और यमुना की इस बाढ़ की क्या वजह है, इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जाने माने पर्यावरणविद हिमांशु ठक्कर। दिल्ली में जो बाढ़ आई 2010 में, 13 में और 19 में इससे ज्यादा पानी छोड़ा गया था, लेकिन दिल्ली में HFL जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है अभी तक जो है था 207.49 मीटर्स, उसको क्रॉस नहीं किया था। इस बार न सिर्फ 207.49 हमने क्रॉस किया, बट उसके ऊपर 1.16 या 1.20 मीटर्स और ऊपर गया। तो इसीलिए हमें ये समझना कि इसका मुख्य कारण हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश से पानी छोड़ने की वजह से नहीं है। इसका मुख्य दो कारण है कि क्यों ये इतना कम पानी छोड़ने के बावजूद इतनी बड़ी बाढ़ आई। इसके दो कारण हम सोच सकते हैं। एक तो है कि जो हथनीकुंड बैरेज से पानी आता है उसके डाउनस्ट्रीम में जो कैचमेंट है, खास करके हरियाणा और दिल्ली का, उसमें बारिश काफी हुई। वो एक कारण हो सकता है, वो मुझे लगता है छोटा कारण है। और दूसरा कारण जो हो सकता है वो है कि जो दिल्ली में यमुना की रिवर बेड और फ्लड प्लेन है उसकी कैरिंग कैपेसिटी सतत कम हो रही है। इसका कारण है कि जो एनक्रोचमेंट फ्लड प्लेन पे और रिवर बेड पे है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा, दिल्ली में कितने सारे ब्रिजेस और फ्लाईओवर बने हैं जो यमुना के ऊपर बने हैं, जिससे कि यमुना का जो पाथ है, फ्लो पाथ है, वो कम होता जा रहा है। तीसरी बात है कि दिल्ली में जब नदी में सिल्ट और गाद जमा होती है तो उसको फ्लश करने का ज्यादा प्रावधान नहीं है, क्योंकि फ्लो इतना होता ही नहीं है ज्यादातर समय। तो इसकी वजह से रिवर बेड का लेवल ऊपर जा रहा है और उसके साथ साथ जो दिल्ली में वाटर बॉडीज है और वो कम होती जा रही है। दिल्ली में जो पेव्ड एरिया है, सीमेंटेड एरिया है, वो बढ़ता जा रहा है। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग कम होता जा रहा है। तो ये सब कारण मिला के लेकिन मुझे लगता है दिल्ली में जो रिवर बेड का एनक्रोचमेंट है वो सबसे बड़ा कारण है और हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो देखिए, बसावट जो है वो होगी, आबादी बढ़ रही है, लोगों को कहीं ना कहीं बसाना है, तो उस तरीके से बसावट आई दिल्ली में। लेकिन
फ्लड प्लेन यानी कि जहां पर यमुना की वो अपनी ही जमीन है, रिवर बेड कहते हैं उसको, उसमें भी अगर हम घुसते चले जाएंगे तो फिर कभी ना कभी बारिश होगी, नदी उफान पर आएगी और आप देखेंगे कि पानी भरेगा। उम्मीद ये करते हैं कि विकास के साथ साथ, क्योंकि देखिए वो भी जरूरी, मेट्रो चाहिए आपको, फ्लाईओवर्स चाहिए, जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें की जा सकती हैं। आपके जो नाले हैं जिससे पानी डिस्चार्ज हो रहा है, क्या वो उनका नवीनीकरण हो रहा है? या जिस तरीके से पानी रिस्क करके वापस नदी में जाएगा और आगे चलता जाएगा, क्या वो उसका पूरा प्रमाण किया गया है? क्या उसमें हम आधुनिक हुए हैं? ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसमें हम आगे बात करेंगे सुशील जी के साथ। लेकिन आइए दिल्ली के कुछ और इलाकों से जो कि पानी में डूब गए आज, वहां से ये रिपोर्ट देखें हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। मैं इस वक्त गांधीनगर में हूं और ये आप देख सकते हैं कि ये गांधीनगर गीता कॉलोनी को जोड़ने वाली सड़क है, मुख्य सड़क है, और इससे सटा हुआ आप देखिए कि बिल्कुल सड़क से लगी हुई आप यमुना नदी का बाढ़ का पानी देख सकते हैं कि पूरे तरीके से जहां आपकी निगाहें जा रही होंगी, यहाँ पर यमुना नदी के बाढ़ का पानी आपको दिख रहा होगा। आमतौर पर ये खेत होते हैं, यहाँ पर खेती होती थी, लेकिन आज आप देखिए कि पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है ये पूरा इलाका। और ठीक इसी इलाके से सटा हुआ ये जो सड़क है जो कि ITO गीता कॉलोनी और गांधीनगर की ओर जाता है, तो इस सड़क से बिल्कुल सट के अब ये पानी जो बाढ़ का है ये बिल्कुल सड़क पर आने वाला है। तो इसको रोकने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर JCB मशीन को मंगवाया गया है, यहाँ पर रेत की बोरियों को रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से जो बाढ़ का पानी है वो यहाँ पर ना आ पाए। तमाम सारे अधिकारी यहाँ पर, सिविल डिफेंस के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देखिए कि ये पीछे जो गांव है उस्मानपुर, जहाँ पर बाढ़ आई थी, उस्मानपुर हो सकता है, गढ़ी मांडू हो सकता है, और तमाम सारे गाँव से ये जो भैंसें हैं ये बहकर आई हैं और यहाँ पर लोहे के पुल के पास में इनको कुछ लोगों ने बचाया है। ये आप देखिए कि ये शमशान घाट की हालत है जहाँ पर यमुना नदी का पूरा पानी आप भर चुका है। यहाँ पर जो है वो चिताएं जलती थीं, अंतिम संस्कार होता था लोगों का, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि पूरी तरीके से पानी भर चुका है। जिन जगहों पर आज चिताएं जलनी थी वहाँ पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। देखिए ये लोग जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं और अभी राहत कैंप भी लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी राहत कैंप जो है उसमें ये लोग नहीं गए हैं। माता जी, आप लोग राहत कैंप में अभी तक क्या कुछ, यहाँ पर लोग आए हुए हैं राहत कैंप में, कहा जा रहा है कि आप लोग जाइए, तो कोई लेकर गया है आपको? नहीं भैया, अभी कोई नहीं गया है। अच्छा, हाँ, यहाँ सब लोग हैं, सब लोग जमा है, अब कहाँ जाएं? सामान नहीं रखा है। फिर खाना पीना कैसे? बच्चों पीना कुछ नहीं भैया। अच्छा। हाँ। ये आप देखिए तमाम सारे बच्चे भी हैं। ये कल रात से यहाँ पर पानी आना शुरू हुआ है चाचा, है? हाँ, तो हाँ। ये अभी तक कोई ऐसा प्रबंध जो है? नहीं, अभी तक कोई प्रबंध नहीं हुआ। अच्छा, न खाने का ना अभी कोई टेंट फेंट यहाँ लगा कोई। अच्छा, कोई वो सुविधा नहीं हुआ अभी। लेकिन कहा जा रहा है कि IP डिपो में, IP डिपो अब लोग बाग सामान कितना लेके जाएंगे वहाँ? IP डिपो में? हाँ, IP डिपो थोड़ा दूर है। न खाने की सुविधा न कुछ सुविधा, ये बैठे जनता, ऐसा होगा कहीं? अंदर की झुक्की भरे बच्चे क्या करेंगे हम लोग, बताइए आप इस चीज के लिए? मीडिया वाले तो आ गए कि मीडिया आ गई, रात में भी परेशान है, बच्चे ले बैठे, एकता नहीं है जनता में, जनता को बोले चाहिए इस चीज के लिए। तो भैरव रोड पर यमुना नदी का जो पानी है वो आ रहा है और ये इस पूरे सड़क को बंद करना पड़ा है। ये आप देखिए कि कल रात तक बहुत कम पानी था, लेकिन धीरे धीरे पानी का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि ये चूंकि टनल बन रही है तो इसके वजह से इस पानी को रोकने के लिए आप देखिए कि यहाँ पर मिट्टी तमाम सारी रखी गई और एक बांध बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है कि पूरे टनल में जो है वो पानी भर रहा है। यहाँ पर सैकड़ों श्रमिक काम कर रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे, उनको भी अब यहाँ से हटा दिया गया है। अब आप सोचिए, ये तो वो पानी है जो यमुना से शहर के अंदर आ गया है। मिट्टी, गाद, ये सारी चीजें अब शहर के अंदर आ रही। जब यमुना का जल स्तर कम होना शुरू होगा, और आपको ये खुशखबरी दे दें कि अब जल स्तर बढ़ नहीं रहा है यमुना में,
और एक अनुमान ये है कि आज रात से वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा, तो ये अच्छी खबर है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो पानी यमुना का आ गया है शहर में, ये वापस कैसे जाएगा? क्योंकि ये वापस जाएगा उन्हीं नालों से जो व्यवस्था बहुत पुरानी बनी हुई है और उसका नवीनीकरण नहीं हुआ। आइए इसको विस्तार से समझते हैं और एक बार फिर से चलते हैं सुशील जी के पास। संकेत, हम लगातार बात कर रहे हैं कि यमुना किस तरह से आसपास के इलाकों में इस वक्त यमुना का पानी भर गया है। लेकिन अगर हम कुछ ही दिन पहले की बात करें, लगभग हफ्ता भर भी नहीं गुजरा, दिल्ली के जो तमाम इलाके थे उनमें पानी भरा हुआ था। वो पानी कहाँ से आया था? ये पानी तो यमुना लेकर आई। वो बरसात का पानी था। बरसात का वो पानी यमुना में बहकर जाता है। हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि दिल्ली में एक ड्रेनेज सिस्टम है। ये हम आपको दिल्ली का वो ड्रेनेज सिस्टम दिखा रहे हैं जिससे बनाया गया नहरों के और नालों के जरिए, और कुछ कुदरती भी बने, क्योंकि नदी के दोनों तरफ जो फ्लड प्लेन होता है वो एक तरीके से इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम उसमें अपने आप बन जाता है कि जो भी पानी है वो बह करके ढाल में नदी की तरफ आए। तो पिछले कुछ सालों में उसमें कुछ नदियां भी जोड़ी गई। जैसे अगर आप देखेंगे कि उधर पश्चिमी यमुना नहर है, एक नंबर, ये पश्चिमी यमुना नहर, इसका पानी भी यमुना में आता है। ये मिलती है नजफगढ़ नाला से, जो दिल्ली को बिल्कुल आर पार जाता है। दिल्ली के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से से आते हुए उत्तर की तरफ, दक्षिण पश्चिम से पश्चिम, और यहाँ आते हुए ये यमुना में गिरता है। बीच में इसमें पश्चिमी यमुना नहर का पानी मिलता है। तो ये है ड्रेनेज नजफगढ़ का नाला। अब आप खुद सोचिए, नजफगढ़ का नाला जो है इतना बड़ा, इतनी दूर तक जाता है, क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या आपको लगता है कि उस नाले में कहीं अतिक्रमण नहीं हुआ? उस नाले में भयानक अतिक्रमण हुआ है, इसलिए नाले का पानी यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, आपके घरों में या आपके मोहल्लों के आसपास तैरता रहता है। एक और आप देखेंगे शाहदरा नाला। शाहदरा नाला जो है वो 3 नंबर से अगर आप उसको देखेंगे तो वो जो पूरा शाहदरा वाला नाला है वो भी आपका यमुना में आता है। इसके अलावा हिंडन कट है। हिंडन कट जो है वो एक तरीके से वो जगह है जहाँ पर कि हिंडन को, ये शाहदरा वाला नाला हिंडन में गिरता है, वो फिर शाहदरा का पानी लेकर के यमुना में आता है। इसके अलावा बारापुला का नाला है, आपने देखा होगा, जिसके ऊपर बारापुला का ब्रिज बना हुआ है। ये पूरा का पूरा बारापुला नाला है। उस ब्रिज के नीचे पूरा एक नाला गुजरता है, वो भी सीधे अपना सारा गंदा पानी लेकर यमुना में आता है। और एक आगरा नहर है। तो ये सारी की सारे वो नाले हैं या वो नहरें हैं जो दिल्ली के गंदे पानी को लेकर के यमुना में आती हैं। लेकिन इन नालों पर इतना अतिक्रमण हमने पिछले कुछ सालों में कर दिया है, इतना कुछ उनके ऊपर बना दिया है, सीमेंट कंक्रीट से उन्हें ढक दिया है, या फिर कई जगहों पर उन्हें रोक दिया है कि वो पानी यहाँ तक लेके आ ही नहीं पाते। वो पानी दिल्ली में ही घूमता रहता है और फिर उसकी वजह से हम लोग परेशान होते हैं कि दिल्ली में पानी भर गया रिहायशी इलाकों में। तो उसकी वजह ये है कि जो नेचुरल ड्रेनेज है या जो आर्टिफिशियल ड्रेनेज हमने बनाई भी है, उस पर हमने जगह जगह अतिक्रमण। तो सीधी सी बात है, जैसे सुशील जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि एक तरफ तो हो गई सुशील जी नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम। सबसे पहली बात यमुना का फ्लड प्लेन, उस पर कब्जा। उसके बाद जो पानी आ गए वो वापस कैसे जाएगा, उन नालों पर कब्जा। तो इन कब्जों से अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप अपने शहर के साथ क्या कर रहे हैं। अब इसके नवीनीकरण के लिए क्या काम हो रहा है। आज तो देर हो गई, अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब एकदम रातों रात वो नालियां सब साफ हो जाएंगी या यमुना साफ हो जाएगी। समय था हमारे पास, लेकिन वो समय राजनीति में जाया हो गया। अब आगे फिर ये दिक्कत ना आए तो ये सवाल पूछ लीजिएगा कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए जितने हुक्मरान हैं उनसे। आइए अब देखते हैं ये रिपोर्ट जो हमारी सहयोगी प्रियांशी ने पाई, जहां हम आपको ग्राउंड से बता रहे हैं कि कैसे दिल दुखाने वाली तस्वीरें और कहानियां सामने आ रही हैं। एक अच्छी कहानी जो इस दिन पर हमारे सामने आई है, एक कुत्ता जो रेस्क्यू किया है एनडीआरएफ की टीम ने। इसको रेस्क्यू किया गया है दिल्ली की मॉनेस्ट्री मार्केट से, जो बिल्कुल यहीं है। और उस मार्केट में सर बताइए कैसे आपने रेस्क्यू किया? हमने ये भी देखा कुत्ते आपको काट रहे थे, तो इनको रेस्क्यू करना चैलेंजिंग ज़्यादा रहता है? यहाँ पर चैलेंज बहुत ज़्यादा था। कुत्ते जो है ना, जो अलग थे वो छोटे वाले, वो बहुत ज़्यादा काट रहे थे कुछ ना। तो इसने बंदे ने कुछ नहीं कहा इतना, फिर भी इसको आराम से ले आए हम वहाँ से। हाँ, तो 2 कुत्तों को आप वहाँ रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे सर, आपने भी एक और कुत्ते को वहाँ से उठाया था, पर वो काट रहा था, उसको आप नहीं भाग गया वो। इंसानों से ज़्यादा कुत्तों को रेस्क्यू करना मुश्किल है। मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल है। वहाँ पे पानी कितना गहरा था जहाँ से इसको रेस्क्यू किया? 10 फीट। तो करीब 10 फीट पानी था। अब इसको कुछ नाम दिया है आपने क्या? सीजर। इसका नाम मैंने सीजर दिया है। सीजर दिया है इसका नाम।
इसका नाम है, जो कुत्ता अभी एनडीआरएफ की इस टीम ने रेस्क्यू किया है मॉनेस्ट्री मार्केट से। ये मेन रोड है, रिंग रोड है दिल्ली का, जहाँ पे मॉनेस्ट्री मार्केट थी वहाँ पे 10 फीट पानी पहुँच गया है। यमुना का पानी यहाँ सब पहुँच गया है। तो बहुत ही दिल दुखाने वाली खबरें आ रही हैं, पर ऐसे थोड़ी दिल को तसल्ली देने वाली खबरें भी हैं, जो ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस एनडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है। और अब हिमाचल की बात, जहां बीते कुछ दिनों की बारिश और बाढ़ ने अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ दिया। हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने आज मनाली का दौरा किया और जाना कि हाल की बरसात कैसे वहां आफत बनकर टूटी। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं वो आपको लग सकता है कि नदी का रिवर बेड हो, या फिर कुछ लोगों को जैसे जैसे मेरे सहयोगी जोसेफ आपको तस्वीर दिखाएंगे कि बिल्कुल एक ऐसा इलाका जहां पे शायद बम गिर गया हो, वॉर जोन में आप खड़े हो। लेकिन ये मनाली का आलू मैदान इलाका है और जहां मैं खड़ा हूं ये एक पूरी सड़क हुआ करती थी। 3 दिन की भारी बारिश के बाद यहां पर इतना नुकसान हुआ है, उसकी एक गवाही अब देती है। मेरे पीछे जोसेफ अगर दिखा पाए, मैं आपको ये घर दिखा रहा हूँ जो ये टूटा हुआ है। उसके सामने मैं देख सकता हूँ वॉशिंग मशीन पड़ी है, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। मतलब मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप वॉर जोन में हैं और यहाँ पर किसी तरीके का हमला हुआ है। कहाँ है आपकी गाड़ी दोस्त? अल्टो। ये आपकी गाड़ी है? इसका तो कुछ पता ही नहीं है। ऑल्टो कहाँ गायब हो गई? अल्टो ही गायब हो गई पूरी की पूरी गाड़ी गई। सिर्फ ये बचा है उसका? ये सब बचा पीछे का, बाकी अंदर सब इंजन वगैरह सब कुछ चला गया। इस बस के नीचे दब गया है? बस के नीचे दबा हुआ है ये पूरा सारा ये सब बहते हुए है कैसे? क्या ये बस पीछे खड़ी थी सर, पीछे से आई है यहाँ पे, तो ये तारों में फंस गई बस, और फंसने के बाद यहाँ रुक गई है। तो ये जो गाड़ियाँ थी, तो गाड़ियाँ यहाँ नीचे गड्ढा था, गड्ढे में फंसी हुई थी, तो बोलो वो ऊपर से आके बैठ गई इनके। ये सड़क के कुछ हिस्से जो हैं, ये समझिए कि यहाँ पे सड़क का लेवल होता था जो पूरी तरीके से बह गया है। तो क्या किराए पे आप वहाँ रहते थे? सर अभी किराए पे बैठते थे हम लोग, तो एक्चुअली अब ये बाढ़ आ गया तो कमरे में पानी भर गया। कमरे में पानी वगैरह भर गया सर, तो अब हमारे रूम शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो जगह भैया आप बहुत भारी उठाए हुए, आप चलते रहो, मैं आपको रोकना नहीं चाहता। आप किराए पे रहते हो वहीं पे? जी सर, ये मेरे फ्रेंड लोग थे ना, तो इनका रूम शिफ्ट करा रहे हो? हाँ जी। पानी हो गया सारा उसमें? हाँ जी पानी आ गया सारे घर में, क्या करें। मंदिर लेके जा रहे हो अपना साथ में? हाँ जी सारा सामान। चलो आप चलते रहो आप लोग। मंदिर लेके जा रहे, क्या करना, सारा पानी घुस गया ना हमारा भी। आपका सर घर था यहाँ पे? मकान था। आपकी वाइफ है? हाँ जी सर। 95 में भी बाढ़ आई थी यहाँ? हाँ जी। तब आप लोगों का बच गया था घर? तब तो बच गए थे, अभी तो सारा ही चले गया। कितना समय लगा, कैसे बनाया आपने घर अपना? कितना मेहनत लगा घर बनाने में? बड़ी भारी मेहनत लगी जी। वहाँ से कोई लकड़ी का ही जब बना हुआ था, लकड़ी पत्थर, वो तो बड़ी। किसी ने बड़ी उम्मीदों सपनों के साथ ये घर बनाया था। बताया जा रहा है 6 मंजिल का घर था। अब इसमें ये टूटी दीवारें, जगह जगह बिखरी ईंटें, छत भी गायब है। जो कुछ बचा है अब ये मलबा बचा है। ये आपकी एंट्रेंस है। अब इसमें सिर्फ चारों तरफ बिखरा हुआ जो मलबा है वो आपको बता रहा है कि कभी यहाँ एक घर हुआ करता था। वहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ हम खड़े हैं, उसके बीच में दुकानें थी, मकान थे, होटल थे, एक स्कूल भी था। अब यहाँ पे सिर्फ मलबा भी नहीं है, वो मलबा भी बह के चला गया। सिर्फ जो पानी अपने साथ पत्थर लेकर आया वो बचे हुए हैं। ये एक स्कूल का क्लासरूम है, यहाँ का प्राइमरी स्कूल है, नर्सरी से 5वीं क्लास तक का। किसी बच्चे ने यहाँ पे, अनुज नाम का बच्चा है, उसने लिखा हुआ है अपने स्कूल के बारे में। देखिए बनाया हुआ है। ये 2 मंजिल का स्कूल है, 2 क्लासरूम ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, देखिए ऑफिस है। 50 बच्चे पढ़ते हैं और 4 टीचर्स हैं। ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। जो छोटा सा बच्चा झांकता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इसी क्लास में पढ़ता है, नर्सरी का स्टूडेंट है। पूरा मिट्टी और पानी भरा पड़ा था इस जगह तक जहाँ पर मेरा हाथ है अभी। यहीं पढ़ते हो स्कूल में? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd में पढ़ते हो? जी। आप भी पढ़ते हो यहाँ पे? यहाँ पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी वाला। ये वाला तो ये तो सारा खराब हो गया। साफ कर रहे हैं। और खबरों की खबर में बस इतना ही। नमस्कार।